जय श्री राम, राधे राधे। क्रिस सर कॉम्पिटिटिव ऐप और यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं सेशन जो आपका चल रहा है बिहार दरोगा के लिए, इसमें जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो सारे प्रश्न अब तक के दरोगा में पूछे गए प्रश्न ही हैं, ठीक है। और साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे इसमें उससे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, उस पर जितने भी आधारित प्रश्न हैं वो भी आपको कराया जा रहा है, ठीक है। और यह जितना भी क्लास चल रहा है बिहार दरोगा का, आगामी जितने भी परीक्षा होने वाले हैं उन सब के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इसको अच्छे से देखें, समझें और माइंड में सेट करें। इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनमें से भारत के किस राज्य में, देखिए द्विसदनीय व्यवस्था पूछ रहा है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन एक बार देख लेंगे क्या क्या दिया है। ए में हम देख लेंगे केरल, बी में दिया है पंजाब, सी में दिया है राजस्थान और डी में दिया है बिहार, ठीक है। हम लोग क्या देखें, द्विसदन व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए इसको पहले समझ लेते हैं, द्विसदन व्यवस्था को समझ लेते हैं। कहने का क्या मतलब है, देखिए जिस तरह हम लोग देखते हैं केंद्र में क्या होता है, केंद्र में हम लोग क्या देखते हैं, अच्छे से इसको समझेंगे आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग केंद्र में क्या देखते हैं, केंद्र की अगर बात करें हम लोग तो हम लोग केंद्र में क्या देखते हैं, केंद्र में क्या होता है, संसद, ठीक है। संसद क्या होता है, संसद। और संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के आपके 2 सदन हो गए। कौन कौन सा हो गया, देखिए एक तो आपका लोकसभा हो गया, लोकसभा हो गया, और दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा हो गया, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इसको ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि द्विसदनीय कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। हम लोग क्या देखें, केंद्र पे अभी देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा है, इनमें से भारत के किस राज्य में, तो ये राज्य की बात कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग केंद्र को देख रहे हैं, ठीक है। तो केंद्र में हम लोग क्या देख रहे हैं, केंद्र में हम लोग अभी संसद देख रहे हैं। तो संसद के कितने सदन है, 2 सदन है। क्या क्या हो गया, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे, देखिए एक चीज यहाँ पे देखिएगा, लोकसभा को और किस किस नाम से जानते हैं, तो लोकसभा को हम लोग देखते हैं, देखिए निम्न सदन बोलते हैं, ठीक है, निम्न सदन, ठीक है, या फिर जनता का लोकप्रिय सदन, जनता का लोकप्रिय सदन, ठीक है, लोकप्रिय सदन, या फिर क्या बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं इसको, और इसको बोल देते हैं अस्थाई सदन, अस्थाई सदन, ठीक है। देखिए अब हम लोग देख लेंगे राज्यसभा को और किन किन नाम से जानते हैं, तो राज्यसभा को हम लोग देख लेंगे उच्च सदन, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। फिर हम लोग देख लेंगे शिक्षितों का सदन, शिक्षितों का सदन, का सदन। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे, स्थायी सदन, स्थायी सदन। इतना क्लियर हुआ आपको। हम लोग केंद्र पे देख रहे हैं, केंद्र स्तर पे देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या देखें, लोकसभा, मतलब संसद होता है केंद्र में, और संसद के 2 सदन क्या देखें, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें, लोकसभा को और किन किन नाम से जानते हैं, तो निम्न सदन, जनता का लोकप्रिय सदन, और क्या जानते हैं, अस्थायी सदन, ठीक है। अस्थायी सदन करने का क्या तात्पर्य है, तो अस्थायी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति जब चाहे इसको भंग कर सकते हैं। मतलब हम लोग आगे देखेंगे राज्यसभा, तो राज्यसभा को क्या क्या कहते हैं, उच्च सदन, शिक्षितों का सदन और स्थायी सदन, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको। उसी प्रकार अच्छा एक चीज और जान लेंगे, यहाँ से एक चीज हम जान लेंगे, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए हमारी उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए हमारी उम्र कितनी चाहिए, 30 वर्ष, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में रखेंगे। ये तो आपका हो गया केंद्र की बात, ठीक है, ये केंद्र की हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग क्या चर्चा करेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेंगे, देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, राज्य में देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, राज्य में, ठीक है। आइए राज्य में देखते हैं, राज्य में क्या इसका कंडीशन है। तो देखिए राज्य में क्या होता है, राज्य में, राज्य की अगर हम बात करें, राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य में होता है विधानमंडल, ठीक है, राज्य में होता है विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल, ठीक है। और विधानमंडल के 2 सदस्य कौन कौन से होते हैं, सदन होते हैं, और विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन से होते हैं, देखिए एक विधानसभा होता है और एक क्या होता है, विधान परिषद होता है, विधान परिषद होता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया 2 सदन विधानमंडल की, हम लोग देख लिए क्या क्या, विधानसभा और विधान परिषद। इतना क्लियर हुआ आपको। देखिए और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था किसमें है। देखिए यहाँ पे क्या है कि राज्य का क्या कंडीशन है, राज्य में क्या होता है कि यहाँ पे सभी राज्यों में विधानसभा तो है, लेकिन सभी राज्यों में क्या है, नहीं है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है उसको जानना ये है, ऐसे कौन से राज्य है जहाँ पे विधान परिषद है, ठीक है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे विधानसभा भी होता है और विधान परिषद भी होता है, विधानमंडल का सदन होता है, ठीक है। तो देखिए सेम उसी तरह हम लोग विधानसभा को कह देंगे निम्न सदन और विधान परिषद को बोलेंगे उच्च सदन। और जो कंडीशन यहाँ
यहाँ पे है 25 वर्ष लोकसभा के लिए, तो इसका भी विधानसभा के लिए भी हम लोग क्या देखेंगे, विधानसभा के लिए भी हम लोग का उम्र कितना हो जाएगा, 25 वर्ष चाहिए सदस्य बनने के लिए, और विधान परिषद के लिए हम लोग को कितना चाहिए, 30 वर्ष चाहिए सदस्य बनने के लिए। इतना क्लियर हुआ। हम लोग इसको निम्न सदन कहते हैं, ठीक है, हम लोग इसको क्या कहते हैं, निम्न सदन। विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं और विधान परिषद को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में हमारे क्या पूछ रहा है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। अब हम यह जान लेंगे कि वे कौन कौन से राज्य हैं जिसमें द्विसदन व्यवस्था है, तो क्या हो जाएगा कि वो सारे राज्य क्लियर हो गया। फिर चाहे ऑप्शन में वो चीज़ रहे या ना रहे, आप अच्छे से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि किस किस राज्य में है आपका, ठीक है। देखिए हम यहाँ देख लेंगे किस किस राज्य में आपका द्विसदन व्यवस्था है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यूपी में, क्या देख रहे हैं हम लोग, उत्तर प्रदेश में। देखिए तो द्विसदन व्यवस्था किस में है, उत्तर प्रदेश। देखिए द्विसदन व्यवस्था है ना 6 राज्य में है, ठीक है। भारत के 6 राज्य में द्विसदन व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम क्या देखें, उत्तर प्रदेश में है। फिर देखिए हम लोग महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कर्नाटक में है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे बिहार में भी है, बिहार में है। फिर हम लोग क्या देखें, आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। और फिर हम लोग क्या देखें, तेलंगाना में भी है, ठीक है, तेलंगाना में भी है। ये हम लोग क्या देखें, द्विसदन व्यवस्था। कहने का मतलब है कि विधान परिषद, किन किन राज्यों में विधान परिषद है वे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, 6 राज्यों में विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद दिख रहा है। इतना क्लियर हुआ आपको। हम लोग क्या देखें, 6 राज्यों में विधान परिषद। तो वो राज्य कौन कौन सा है, राज्य को रिपीट कर लेते हैं। देखिए हम लोग क्या देखिए, उत्तर प्रदेश में है। फिर क्या देखिए, महाराष्ट्र, फिर देख रहे हैं महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हम लोग राज्य देख लेंगे कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, लेकिन कितना सीट है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग देख लेंगे कितना सीट है, 100 सीट है। उत्तर प्रदेश में कितना सीट है, 100 सीट है। महाराष्ट्र में अगर सीट की बात करें तो 78 सीट महाराष्ट्र में है। फिर कर्नाटक में कितना सीट है, कर्नाटक में है 75, बिहार में भी है 75 सीट, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में आपका है 58 सीट, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 58 सीट। और तेलंगाना में कितना सीट है आपका, 40 सीट। इतना क्लियर हुआ। हम लोग क्या देखिए, विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है, तो विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। कौन कौन सा राज्य देख लिए हम लोग, महाराष्ट्र देख लिए, देखते रहिएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र देखें, उत्तर प्रदेश देखें, कर्नाटक देखें, बिहार देखें, आंध्र प्रदेश देखें और तेलंगाना देखें, ठीक है। और देखिए आपको क्रम में यहाँ पे याद कराना है ताकि आपको पता चल जाए कि विधान परिषद की सीट सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, फिर उसके बाद किस राज्य में और उसके बाद किस राज्य में। तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि यूपी में सीट है कितना, 100, ठीक है। फिर हम लोग देखिए महाराष्ट्र में सीट है, महाराष्ट्र में कितना सीट है, महाराष्ट्र में हो गया 78 सीट। फिर हम लोग बिहार और कर्नाटक का सेम सीट है 75, ठीक है, इतना हो गया। फिर आंध्र प्रदेश में हम लोग देखिए 58 और हम लोग कितना देखिए तेलंगाना में 40, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में कितना सीट है, उत्तर प्रदेश में 100 सीट है। फिर हम लोग देखिए महाराष्ट्र में कितना सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है। कर्नाटक में कितना सीट देखिए, कर्नाटक में 75 सीट है। फिर हम लोग देखें बिहार में कितना सीट है, बिहार में 75 सीट है। आंध्र प्रदेश में कितना सीट है, आंध्र प्रदेश में 58 सीट है। और तेलंगाना में कितना सीट है, तेलंगाना में भी 40 सीट है, ठीक है। इतना हम लोग देखिए विधान परिषद, ये आपका पूछ रहा है द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है केरल, पंजाब, राजस्थान, बिहार। तो आपको याद हो गया क्या हो जाएगा हमारा, बिहार, बिहार हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़े बिहार में, और हम लोग बिहार में कितना सीट देख लिए, हम लोग बिहार में कितना सीट देख लिए, 75। कितने सीट के साथ बिहार में है, 75 सीट। क्लियर हुआ सबको, 75 सीट, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा था, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है, तो केरल, पंजाब, राजस्थान, बिहार, लेकिन किस में हो गया, बिहार, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या देखें, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन सारे जितने भी आपको कराए जा रहे हैं काफ़ी ध्यानपूर्वक इसको देखिए। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके बिहार दरोगा में ही पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। साथ साथ आपको इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको करा दिया जा रहा है, ताकि आपको क्वेश्चन यह ना कि क्वेश्चन रटा जाए, ठीक है। आपको क्या होगा, क्वेश्चन की एक अच्छी समझ हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करें, आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी अच्छे से देखिए, साथ साथ आंसर देखिए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, उससे रिलेटेड कुछ तथ्य भी है तो क्या है वो भी हम लोग जान लेंगे। तो क्या होगा कि आपको एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तैयार हो जाता है, ठीक है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिमी घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में प्रसिद्ध कुद्रेमुख क्या है, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए क्या पूछ रहे हैं। ऑप्शन में हम लोग देख लेंगे, पहला ऑप्शन दे रहा है झील, दूसरा दे रहा है जलप्रपात, तीसरा दे रहा है पर्वतीय चोटी और चौथा दे रहा है नदी, ठीक है। तो जो
पश्चिमी घाट में जो एक कुद्रे मुख की बात अगर कर रहा है तो ये क्या है आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा पर्वतीय चोटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा समझा देते हैं कुद्रे मुख क्या है। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए होता क्या है कि आप है कि अभी आपको मैप का अगर समझ नहीं है तो आपके लिए ये काफ़ी कठिन हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, अगर आपको मैप का अच्छा समझ नहीं है, राज्य का समझ नहीं है, तटीय राज्य कौन सा है, पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तटीय राज्य किसको कहते हैं, ये सब चीज़ समझ नहीं है तो आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें अगर मैप से रिलेटेड अगर आपको मैं समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, वहाँ तटीय राज्य क्रिश्चियन के द्वारा कराया गया है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लें ताकि जितने भी आपको क्वेश्चन कराया जाए तो काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो। ठीक है, तो अगर हम तटीय राज्यों की बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे तट को देखते हैं, एक मैप के द्वारा हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका तट हो गया, भारत का तट हो गया। ठीक है, ये हमारा मैप जो ऐसे जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, हम लोग ये देख लें। अब देखिए ये तो तट देख लें, अब हम लोग क्या देखेंगे, देखिए ये तट हो गया तो हमारा ये पूर्वी तट हो गया और ये हमारा पश्चिमी तट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका पूर्वी तट। ठीक है, पूर्वी तट पूरब में है तो पूर्वी तट और पश्चिम में है तो पश्चिमी तट। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये पश्चिमी तट हो गया। अब देखिएगा फिर हम लोग देखेंगे ये पश्चिमी तट है, इसलिए इधर इस साइड वाले को क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। देखिए इधर जो है आपका पश्चिमी घाट है और इधर जो आपका हो गया पूर्वी घाट है। ठीक है, ये हमारा हो गया पश्चिमी घाट। ठीक है, इसको क्लियर करते चले। देखिए ये हमारा क्या हो गया, देखिए ये जो हमारा क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया हमारा पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट हो गया। ठीक है, और इधर वाला जो है ये क्या हो गया हमारा पूर्वी घाट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, देखिए पश्चिमी घाट जो ये हमारा है, ये पश्चिमी घाट है, इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से हम लोग देख लेंगे। पश्चिमी घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो देखिए सह्याद्री के नाम से जानते हैं, सह्याद्री भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, पश्चिमी घाट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। अब एक चीज़ देख लीजिएगा, आप लोग मैप में देखे होंगे, यहाँ पे हमारा कौन सा राज्य, यहाँ पे गोवा है। ठीक है, क्या है, गोवा है। ठीक है, देखिए अब गोवा से हम देख लेंगे, देखिए गोवा से हम लोग क्या देख लेते हैं, गोवा से। ठीक है, तो गोवा से हमारा एक 16 डिग्री अक्षांश गुजरा है, क्या गुजरा है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा गुजरा है। ठीक है, गोवा से गुजरा है। ठीक है, अब देख लेंगे ये 16 डिग्री अक्षांश जो रेखा है। ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में क्या हो जाएगा, अब उत्तरी वाले भाग को क्या बोल देंगे, तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तरी वाले भाग को हम लोग क्या बोल दिए, उत्तरी सह्याद्री। ठीक है, उत्तरी सह्याद्री। और 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसके दक्षिणी भाग को हम लोग क्या बोल देंगे, दक्षिणी सह्याद्री। क्लियर हुआ, क्यों, देखिए हम लोग क्या देखिए, सबसे पहले पश्चिमी घाट को हम लोग क्या कह सकते हैं, सह्याद्री भी। अब देखिए जो सह्याद्री जो दो भाग में बट गया 16 डिग्री अक्षांश रेखा के कारण, तो क्या हो गया आपका सह्याद्री के एक हो गया उत्तरी सह्याद्री और एक नीचे क्या हो गया दक्षिणी सह्याद्री। इतना क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इतना तो क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ, देखिए क्या देखिए उत्तरी सह्याद्री। अब देख लेंगे, हमको बहुत इंपॉर्टेंट यहीं से जानना है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंचा शिखर है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कालसूबाई। कौन सा है, कालसूबाई। ठीक है, ये है क्या, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, और ये कालसूबाई कहाँ है, हम लोग देख लेंगे महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। क्लियर हुआ, कालसूबाई कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दक्षिणी सह्याद्री, क्या देखेंगे, दक्षिणी सह्याद्री की अगर बात करें तो दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, या फिर आप बोल सकते हैं उसको सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा कुद्रेमुख, जो आपके प्रश्न में पूछा है। और ये कहाँ है, ये है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में। और कर्नाटक में अगर जिला पूछ लेगा तो जिला हो जाएगा आपका चिकमंगलूर, चिकमंगलूर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको, ठीक है, क्लियर हुआ, इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। क्या देखिए हम लोग सबसे पहले ये तट देख लेंगे। ठीक है, तट तो आप समझ गए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस वाले साइड को, जो पश्चिमी तट वाले साइड को हम लोग बोल देंगे पश्चिमी घाट, और पूर्वी तट वाले साइड को बोल देंगे पूर्वी घाट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो पश्चिमी घाट है हमारा, यहाँ पे देखेंगे जो पश्चिमी घाट है उसको हम लोग क्या बोल दिए, सह्याद्री, क्योंकि उसको सह्याद्री के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, एक 16 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो गुजरती है बीचों बीच, किसके बीचों बीच, गोवा के बीचों बीच। ठीक है, गोवा जो राज्य है उसके बीचों बीच गुजरती है। अब क्या होता है, सह्याद्री दो भागों में बट गया। ठीक है, तो दो भागों में जब बट गया तो उत्तर वाले भाग को बोल देंगे उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण वाले भाग को बोल देंगे दक्षिणी सह्याद्री। क्या बोलते हैं, 16 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में जो आ रहा है उसको उत्तरी सह्याद्री, और 16 डिग्री अक्षांश रेखा को के दक्षिण में जो आ गया उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी सह्याद्री। अब देखिए इससे हम लोग क्या पता कर लिए, एक और चीज हमको क्या जान ली, हम यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, 16 डिग्री अक्षांश रेखा पूछेगा, 16 डिग्री अक्षांश रेखा किसके किसके बीच में है। ठीक है, 16 डिग्री अक्षांश रेखा किसके किस में बीच में है, तो देखिए उत्तरी सह्याद्री, क्या बोलेंगे, उत्तरी सह्याद्री और
दक्षिणी सह्याद्री के बीच और दक्षिणी सह्याद्री के बीच। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बीच ये हो गया आपको क्या, 16 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, उत्तरी सह्याद्री, क्या देखें, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गई, कलसुबाई, और वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। फिर हम लोग क्या देखें, दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, कुद्रेमुख, क्या है, कुद्रेमुख, और कहाँ है, कर्नाटक में, और जिला देखेंगे चिकमंगलूर। इतना क्लियर हुआ? चलिए कुद्रेमुख से हम एक और बात जान लेते हैं। देखिए कुद्रेमुख जो हमारा है, कुद्रेमुख वो फेमस क्या चीज़ के लिए है, तो देखिए ये जो फेमस है क्या चीज़ के लिए फेमस है, लौह अयस्क के लिए। देखिए लौह अयस्क के लिए फेमस है, लौह अयस्क के खनन के लिए यह प्रसिद्ध है, क्या, कुद्रेमुख। ठीक है, और यहीं पे क्या किया है सरकार, सरकार क्या किया है, अपना एक कंपनी स्थापित किया है जिसका क्या नाम है, हम लोग कंपनी का नाम देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए कंपनी का नाम है कुद्रेमुख लौह अयस्क, लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी किसके द्वारा स्थापित किया गया है, यह कंपनी स्थापित किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, क्या हो जाएगा, KIOCL, ये हो गया आपके कंपनी का नाम। अगर पूछ देगा कि ये कंपनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो किस चीज़ के लिए, लौह अयस्क के खनन के लिए। इतना क्लियर हुआ? क्या देखें हम लोग, कुद्रेमुख देखें, और कुद्रेमुख में क्या देखें हम लोग, लौह अयस्क के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और वहीं पे सरकार क्या किया है, इसीलिए सरकार वहाँ पे एक कंपनी स्थापित की है जो कि सार्वजनिक कंपनी, क्योंकि सरकार का है तो है ही। देखिए क्या हो गया, कुद्रेमुख लौह अयस्क कंपनी लिमिटेड, जिसको हम लोग शॉर्ट में देख लेंगे KIOCL। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? और यहाँ पे हम लोग क्या देखें, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी आपकी होगी कलसुबाई, उत्तरी सह्याद्री का, या फिर आप बोल सकते हैं सर्वोच्च शिखर। ठीक है, तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर हो गया कलसुबाई, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर हम लोग देखिए दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर क्या हो गया आपका, कुद्रेमुख, जो कि कहाँ पे है, आपका कर्नाटक में है, और जिला देखेंगे जिला चिकमंगलूर। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, पूछ रहा है जलेप्रा दर्रा कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन हम देख लेंगे क्या क्या पूछ रहा है, देखिए दे रहा है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, या फिर हिमाचल प्रदेश में है। तो जलेप्रा दर्रा है कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में क्या है आपका, जलेप्रा दर्रा। ठीक है, सिक्किम में एक और दर्रा हम लोग देख लेंगे, यहाँ से 2 दर्रा हम लोग याद कर लेते हैं अभी। ऐसे तो दर्रा बहुत है, लेकिन आप देखिए महत्वपूर्ण अभी याद कर लेते हैं। क्या देखिए हम लोग सबसे पहले देखें जलेप्रा दर्रा, जलेप्रा दर्रा याद कर लिए यहाँ से, और एक और दर्रा याद कर लीजिए, क्या, नाथुला, नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश का दर्रा देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है, तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग क्या देख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखेंगे यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, फिर हम लोग देख लेंगे दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, और क्या देख लिए हम लोग, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, और क्या देख लिए, बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। ठीक है, बोमडिला दर्रा देख लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है, तो देखिए उत्तराखंड में हम लोग देख लेंगे माना दर्रा, नीति दर्रा, और लीपू लेक दर्रा। ठीक है, लीपू लेक दर्रा, लीपू लेक दर्रा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? और हम देख लेंगे हिमाचल प्रदेश में भी कुछ दर्रा देख लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में देख लिए बड़ा लाछा, बड़ा लाछा दर्रा। ठीक है, बड़ा लाछा दर्रा, फिर हम लोग देख लेंगे शिप किला दर्रा, शिप किला दर्रा, और एक और यहाँ से देख लेंगे क्या, रोहतांग दर्रा। क्लियर हुआ सबको, क्या क्या हम लोग देख लिए? देखिए रिपीट करा देते हैं आपको फिर से। देखिए हम लोग क्या देखें यहाँ पे, हम लोग देखिए यहाँ जलेप्रा दर्रा को पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो जलेप्रा दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, और सिक्किम में हम लोग क्या देखें, जलेप्रा दर्रा तो देखे ही, और साथ साथ क्या देखें, नाथुला दर्रा भी देख लिया। ठीक है, यहाँ से 2 आप याद किए। फिर अरुणाचल प्रदेश में हम लोग कौन कौन सा दर्रा देखें, अरुणाचल प्रदेश में देखिए यांगयाप दर्रा देख लिए। ठीक है, यांगयाप दर्रा, फिर देखिए हम लोग दीफू दर्रा, और एक और देख लिए बोमडिला दर्रा। ठीक है, बोमडिला दर्रा। फिर हम लोग क्या देखें, उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड में क्या देखें, माना दर्रा। ठीक है, नीति दर्रा,
ठीक है, और लीपू लेख दर्रा, क्या देखें, लीपू लेख दर्रा। ठीक है, इसको आसान तरीका में माना दर्रा, देखिए माना, नीति को माना और नीति को मान के लिख दिया, तो माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेख दर्रा। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, बड़ा लाछा दर्रा, सिपकिला दर्रा और आपका क्या हो गया, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, देख लिए इतना सारा दर्रा देख लिए आप लोग। जलेपला दर्रा देख लिए कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम में हम लोग कौन कौन सा दर्रा देखें, सिक्किम में हम लोग क्या देखें, जलेपला दर्रा, और क्या देख लिए हम लोग, नाथुला दर्रा। ठीक है, फिर हिमाचल प्रदेश में देख लिए शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाछा दर्रा। ठीक है, उत्तराखंड में क्या देखें, माना दर्रा, नीति दर्रा और लीपू लेख दर्रा। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देख लेंगे दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा और बोमडिला दर्रा। इतना क्लियर हुआ आपको सबको। अब चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग है। ठीक है, यदि m बराबर 13, ठीक है, तो पेन का बता रहा है आपका 35 है, तो होटल के लिए क्या होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, आपको अल्फ़ाबेट का मान याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि एग्जाम में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आप सोचते हैं एग्जाम में ऐसे बनाएंगे ABCD करके 1 2 3 4 ऐसे करके बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका समय वेस्ट होगा। क्या होगा, समय की बर्बादी होगी। तो इससे अच्छा क्या तरीका है, आप मान याद कर ले, इससे काफ़ी आपका समय भी बच जाएगा, और जब समय बचेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन में वो समय लगा सकते हैं जो नहीं प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, आप अपना दिमाग लगाएंगे, फिर सोचेंगे, तो क्या पता कहीं क्वेश्चन वो बन जाए आपसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मान याद करके रखना है। ठीक है, ये नहीं कि बस ABCD एग्जाम में लिखेंगे फिर मान लिखेंगे और चलो बना लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, m का मान 13। देखिए 13 क्या होगा, m का मान है, एक्चुअल मान है, m का मान मतलब 13 हो गया। ठीक है, अब देखिए पेन का लिखा है यहाँ पे, देखिए पेन को देखेंगे, पेन को क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए पेन को क्या लिखा है, 35। ठीक है, देखिए 35 लिखा है। देखिए p का मान हो जाता है 16। ठीक है, फिर e का मान हो जाता है 5 और n का मान हो जाता है 14। क्या हो गया आपका 35। क्लियर हुआ सबको, क्या हो गया 35। यहाँ पे p का मान क्या हो गया 16। ठीक है, और e का मान हो गया 5 और n का मान क्या हो गया 14, मिलके हो गया 35। ये क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या क्या है, इसमें आपका मान रखकर ऐड कर दिया है। उसी तरह होटल का पूछ रहा है, होटल का पूछ रहा है, तो होटल के लिए क्या है, h का मान हो जाता है 8। ठीक है, फिर o का मान हो जाता है 15, t का मान हो जाता है 20, e का मान हो जाता है 5 और l का मान हो जाता है 12। इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इसका मान हो जाएगा 60। क्या हो गया 60। ठीक है, अब हम देख लेंगे हमारे आंसर में वो ऑप्शन दिया है या नहीं। देखिए ए में तो 12 दिया है, बी में 26 दिया है, सी में क्या दिया है 60, तो हमारा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर आपको मान याद नहीं है और आप चाहते हैं कि अच्छे से सिंपल वे में याद हो जाए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, वहाँ क्रिस सर के द्वारा रीजनिंग सेशन में आपको पढ़ाया गया है अच्छे से, और उसमें आप अपोजिट भी याद कर सकते हैं, ए का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा क्या होगा और मान क्या होगा। ठीक है, अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी रीजनिंग अगर बनाना है तो मान याद करना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए आप पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस टाइप का क्वेश्चन भी बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमारा विश्व जल दिवस पूछ रहे हैं। ठीक है, दिवस तो आपको सारे पढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में देख लेते हैं, ए में 22 मई, तो 22 मई को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जय विविधता दिवस मनाया जाता है। क्या मनता है, जय विविधता दिवस। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या मनता है, पृथ्वी दिवस। ठीक है, आपको दिवस पढ़ा दिया गया है। फिर हम लोग देख लें 22 मार्च, तो 22 मार्च को क्या मनता है, बिहार दिवस, या फिर क्या मन जाता है इस दिन, जल दिवस भी मनता है। ठीक है, जल दिवस बोलिए या जल संरक्षण दिवस बोलिए। ठीक है, ये हो गया आपको। और 7 अप्रैल को क्या देखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, इतना हो गया। तो आपको क्या बोलते हैं, विश्व जल दिवस, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, जल दिवस हो जाएगा 22 मार्च। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा क्या 22 मार्च। क्लियर हुआ सबको। अब देखिए दिवस तो वैसे आप सब पढ़ लिए हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक प्रीवियस जितने भी आपके वीडियो कराए गए हैं उन सब में दिवस आपको करा दिया गया है। ठीक है, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस थे वो करा दिया गया है, धीरे धीरे आपको उसमें ऐड कर करके और भी दिवस पढ़ाते जाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं आगे, हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोग कुछ दिवस को फिर से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी रहेगा। तो हम लोग रिपीट क्या चीज़ का कर रहे हैं अभी, तो कर लेते हैं हम लोग जनवरी से अप्रैल तक का कर लेते हैं, एक बार में आपके लिए बोझ भी नहीं लगे और अच्छे से आप रिवाइज कर ले। ठीक है, ठीक है, और आप अगर नहीं पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप पहले नहीं पढ़े हैं, ठीक है,
अगर आपको याद नहीं है दिवस, तो अभी फिर से शुरू से आपको रिपीट करा दिया जा रहा है। अभी आपको जनवरी से अप्रैल करा रहे हैं, धीरे धीरे आपको फिर से रिपीट करा देंगे, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लें। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जनवरी से देखते हैं। ठीक है, चलिए जनवरी का हम लोग देख लेते हैं, जनवरी का कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 9 जनवरी, तो 9 जनवरी को हम लोग क्या देख लेंगे, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस दिवस। ठीक है, फिर हम लोग 10 जनवरी को देख लेंगे, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। फिर हम लोग क्या देख लें यहाँ पे 12 जनवरी, आपको महत्वपूर्ण दिवस ही सिर्फ कराया जा रहा है। 12 जनवरी को देख लेंगे हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस, ये स्वामी विवेकानंद के जन्म के दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। ठीक है, फिर हम लोग क्या देख लें यहाँ पे 15 जनवरी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, थल सेना दिवस। और साथ साथ आपको करा दिया गया है पहले की वीडियो में, ठीक है, पहले की वीडियो में करा दिया गया कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए 23 जनवरी को क्या मनता है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। क्या हो गया, पराक्रम दिवस। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे, फिर हम लोग देख लेंगे 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी को हम लोग देख लेंगे राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे 25 जनवरी, 25 जनवरी को क्या क्या देख लेंगे, 25 जनवरी को हम लोग देख लेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मतदाता दिवस। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे 30 जनवरी। ठीक है, 30 जनवरी को हम लोग क्या क्या देख लेंगे, शहीद दिवस मनता है, शहीद दिवस, इसी दिन महात्मा गांधी मरे थे। ठीक है, शहीद दिवस देख लिए। फिर हम लोग देख लेंगे इस दिन सर्वोदय दिवस भी मनता है, सर्वोदय दिवस भी मनता है। और एक और दिवस मनता है क्या, कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण, कुष्ठ निवारण दिवस। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या, हम लोग देख लिए जनवरी का प्रमुख दिवस देख लिए। इसको देख लेते हैं, एक बार रिपीट करा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले देखिए 9 जनवरी को, 9 जनवरी को क्या मनता है, भारतीय प्रवासी दिवस मनता है। फिर मनता है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 12 जनवरी को हम लोग देखें राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पर मनता है। फिर देखिए 15 जनवरी को देखें थल सेना दिवस। ठीक है, फिर 23 जनवरी को हम लोग देखें पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को देखें राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को देख लिए हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 30 जनवरी को देख लिए हम लोग शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस। इतना क्लियर हुआ। आप लोग कौन सा देख रहे हैं, अभी आप जनवरी का प्रमुख दिवस देख लिए। देखिए एक बार रिपीट करिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखें जनवरी में, हम लोग 9 जनवरी को, 9 जनवरी को क्या देखें, भारतीय प्रवासी दिवस मनता है। 10 जनवरी को हिंदी दिवस देख लिए। फिर 12 जनवरी को हम लोग देख लिए स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पे मनता है ये राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, फिर हम लोग 15 जनवरी को देख लिए थल सेना दिवस। ठीक है, 23 जनवरी को देख लिए पराक्रम दिवस, जो कि सुभाष चंद्र बोस के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, फिर 24 जनवरी को देख लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को देख लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 30 जनवरी को क्या देख लिए, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस और सर्वोदय दिवस। इतना दिवस आपको क्लियर हुआ। ये हम लोग क्या देखें जनवरी का। और अभी आपको क्या करा रहे हैं, हम जनवरी से अप्रैल तक का प्रमुख दिवस करा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे आपको करा दिया गया है, लेकिन अभी क्या रिवीजन चल रहा है इसका। ठीक है, आप रिवीजन कर रहे हैं इसका। ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो आपके लिए भी यह पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से माइंड में अपने सेट कर लें। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं, फरवरी पे आते हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखें, अभी फरवरी का देख लेंगे। ठीक है, फरवरी का देख लेंगे। ठीक है, फरवरी का प्रमुख दिवस देख लेंगे। देखिए फरवरी में हम लोग देख लेंगे 4 फरवरी, 4 फरवरी को हम लोग क्या देख लेंगे, विश्व कैंसर दिवस। क्या देख लिए, विश्व कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस देख लिए। फिर हम लोग देख लेंगे 21 फरवरी, 21 फरवरी को क्या देख लिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस। और फिर हम लोग क्या देखेंगे 28 फरवरी, यह क्या हो गया आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस।
क्या हम लोग देख लिए? फरवरी का देख लिए। फरवरी का क्या क्या हम लोग देख लिए? फरवरी का देखिए 4 फरवरी को, तो 4 फरवरी को क्या मनता है? विश्व कैंसर दिवस। फिर हम लोग देखिए 21 फरवरी, और 21 फरवरी को क्या मनता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, और फिर क्या देखिए 28 फरवरी, और 28 फरवरी को क्या देखें? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, यह हुआ आपका जनवरी और फरवरी का प्रमुख दिवस। फिर हम लोग आगे देखेंगे अब मार्च और अप्रैल का प्रमुख दिवस। ठीक है, आइए मार्च और अप्रैल का देखते हैं। अब हम लोग किसका देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे मार्च का। ठीक है, मार्च के प्रमुख दिवस देखेंगे, ध्यान से इसको देखिए। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं 3 मार्च। 3 मार्च को आपका मनता है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, विश्व वन्य दिवस कब मनता है? 3 मार्च को। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे 8 मार्च। 8 मार्च को हम लोग देख लेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनता है? 8 मार्च को। ठीक है, फिर हम लोग देख लिए 15 मार्च। 15 मार्च को मन जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस। फिर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 20 मार्च, और 20 मार्च को मनता है आपका गौरैया दिवस। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे 21 मार्च। 21 मार्च को आपका क्या मन जाएगा? विश्व वानिकी दिवस। 3 मार्च को हम लोग क्या देखें? वन्य जीव दिवस, और इसमें क्या देखें? 21 मार्च को हम लोग क्या देखें? विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखें? 22 मार्च, और 22 मार्च को हम लोग क्या देखें? तो 22 मार्च को हम लोग देख लिए जल संरक्षण दिवस, या जल दिवस, जल संरक्षण दिवस, जो हमारे प्रश्न में पूछा था। और एक हम लोग क्या देख लिए? एक हम लोग देख लिए बिहार दिवस। ठीक है, देखिए फिर हम लोग क्या देखें? 23 मार्च। 23 मार्च को देख लेंगे भगत सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, राजगुरु का शहीद दिवस देख लेंगे। इसी दिन आपका 23 मार्च को ही भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। इसीलिए इस दिन को भी हम लोग क्या मनाते हैं? शहीद दिवस। ठीक है, आगे और देख लेंगे हम। देखिए एक हम लोग देख लेंगे यहाँ पे 23 मार्च को एक और चीज देख लेंगे, मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, मौसम विज्ञान दिवस कब मनता है? 23 मार्च को देख लिए, और फिर हम लोग क्या देख लिए? 24 मार्च, और 24 मार्च को हम लोग क्या देख लेंगे? टीबी दिवस। क्लियर हुआ सबको? एक बार रिपीट करा देते हैं। ठीक है, देखिए 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च को आप क्या देखें? विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, क्या देखें? विश्व वन्य जीव दिवस। देखिए या एक जगह है विश्व वन्य जीव दिवस, और एक जगह क्या है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, 3 मार्च को हम लोग क्या देखें? विश्व वन दिवस। फिर हम लोग 8 मार्च को देखें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। फिर हम लोग देखें 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 20 मार्च को हम लोग क्या देखें? गौरैया दिवस। 21 मार्च को क्या देखें? विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को क्या देखें हम? 22 मार्च को देखें जल संरक्षण दिवस, और बिहार दिवस भी देख लेंगे 22 मार्च को। फिर हम लोग देखें 23 मार्च को, तो 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? तो देख लेंगे यहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, फिर 23 मार्च को ही देख लेंगे मौसम विज्ञान दिवस, और 24 मार्च को क्या देख लेंगे? टीबी दिवस। ठीक है, अब आइए अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल का देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस। अप्रैल में हम लोग देख लेंगे 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे 14 अप्रैल, और 14 अप्रैल को देख लेंगे अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती, और उन्हीं के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है समानता दिवस। तो समानता दिवस यहाँ से याद कर लेंगे। समानता दिवस पूछेगा कब मनाया जाता है, तो क्या बोलेंगे? 14 अप्रैल को। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखें?
18 अप्रैल। और अब 18 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस देख लेंगे? विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस। और फिर हम लोग क्या देख लेंगे? 22 अप्रैल। क्या देख लेंगे? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या मनता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या देखें? देखिए हम लोग यहाँ क्या देखें? अप्रैल का दिवस देखें। क्या देखें? 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनता है? तो 7 अप्रैल को कब मनता है? स्वास्थ्य दिवस। क्या हो गया? स्वास्थ्य दिवस। फिर हम लोग देखेंगे 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल को कौन सा दिवस मनता है? अंबेडकर जयंती। और उन्हीं के दिवस पे मनता है क्या? समानता दिवस। तो क्या हो जाएगा आपका? 14 अप्रैल को हो जाएगा अंबेडकर जयंती और समानता दिवस बन जाएगा। फिर हम लोग देखिए 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को क्या मनता है? विश्व विरासत दिवस मनता है। और फिर हम लोग देखेंगे 22 अप्रैल। और 22 अप्रैल को मनता है क्या? पृथ्वी दिवस। इतना क्लियर हुआ आपको? जनवरी से लेकर हम लोग क्या देख लिए? अप्रैल तक का। ठीक है, पूरा रिपीट कर लिए। आपको यहाँ मार्च का देख लिए और यहाँ पे अप्रैल का देख लिए। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? अगले प्रश्न में पूछ रहा है हमारा जीव विज्ञान के पिता। क्या पूछ रहा है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? ऑप्शन देख लीजिए जरा, आंसर में क्या दिया है? अरस्तु, कैरोलस लिनियस, थियोफ्रेटस, इवानो उसकी। ठीक है, देखिए यहाँ पे अरस्तु जो है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, अरस्तु। देखिए जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, तो अरस्तु क्या हो जाएंगे? जीव विज्ञान के पिता। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, देखिए कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को किसका जनक बोला जाए? तो वर्गीकी के जनक। वर्गीकी का जनक। ठीक है, और लिनियस के द्वारा ही द्विनाम पद्धति दिया गया था। ठीक है, तो कैरोलस लिनियस वर्गीकी का जनक। ठीक है, थियोफ्रेटस। तो थियोफ्रेटस कौन से हैं? वनस्पति विज्ञान के जनक। वनस्पति विज्ञान के जनक। और हम लोग इवानो उसकी देख लिए क्या? विषाणु, विषाणु के जनक। विषाणु आपका हो जाएगा वायरस। ठीक है, वायरस। हम लोग यहाँ क्या देखें? हम लोग देखिए अरस्तु। अरस्तु को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान के जनक। कैरोलस लिनियस को क्या बोलेंगे? वर्गीकी के जनक। फिर थियोफ्रेटस को किस नाम से जानते हैं? चलिए, वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, और इवान उसकी को किस नाम से जानते हैं? विषाणु के जनक। ठीक है, तो जीव विज्ञान के पिता क्या हो गया? आपका आंसर हो गया अरस्तु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें अरस्तु जीव विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। फिर हम लोग क्या देखें यहाँ पे? कैरोलस लिनियस को क्या कहते हैं? वर्गीकी का जनक बोलते हैं। और थियोफ्रेटस को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। और इवान उसकी को क्या बोलते हैं? विषाणु का जनक। ठीक है, अगला देखते हैं पानीपत की लड़ाई के बारे में क्या पूछ रहे हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई, देखिए क्या पूछ रहा है? तीसरी लड़ाई हुई थी, कब हुई थी तीसरी लड़ाई? 1756 में, 1768 में, 1761 में या 1760 में? इसको देखने से पहले हम सब जान लेते हैं। ठीक है, ये कब कौन सा लड़ाई हुआ था? देखिए सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पानीपत की लड़ाई। ठीक है, तो देखिए पानीपत की पहली लड़ाई देख लेते हैं कब हुई थी और किसी किसके बीच में लड़ाई। ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। तो सीधे हम जान लेते हैं एक लाइन में हम लोग क्या जान लेंगे? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, ये लड़ाई कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, मतलब इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई और बाबर की जीत हो गई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा पानीपत की दूसरी लड़ाई। क्या देख रहे हैं? पानीपत की दूसरी लड़ाई। दूसरी लड़ाई यह देख लेंगे कब हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी आपका? इसको देख लेंगे 5 नवंबर 1556। ठीक है, और हुआ किसके किसके बीच में था? तो अकबर और हेमू के बीच में था, जिसमें से अकबर ने हेमू को हराया। इस तरह आपको इसलिए बता दे रहे हैं
ताकि आपको एक लाइन में याद हो जाए कि युद्ध किससे किसके बीच हुआ था और कौन किसको हराया। देखिए यह लाइन लिखने का अर्थ हुआ, इससे आपका दो लाइन क्लियर हुआ, एक तो हुआ किससे किसके बीच में और कौन किसको हराया, इसमें जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी आपका 14 जनवरी 1761। और यह जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। ठीक है, मराठों को हराया। ज़्यादा आपको लंबा इसको नहीं किया जा रहा है, आपको एक लाइन में समझा दिया गया है कि युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा है और कौन किसको हराया। ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा। देखिए यहाँ हम लोग क्या देखें, यहाँ पे पूछ रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अब तो आपको याद हो गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1761। तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761। उसके साथ साथ हम लोग क्या देखें, यहाँ पे हम लोग डेट भी देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526। हुआ किसके किसके बीच में था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। इसलिए आपको एक लाइन में बता दिया गया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। क्लियर? दूसरा हम लोग देख लेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556, जो कि किसके किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार। इसलिए आपको एक लाइन में बता दिया गया, अकबर ने हेमू को हराया। ठीक है, अब देखेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह हुआ था आपका 14 जनवरी 1761। और किनके बीच में हुए थे? तो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे और मराठा हार गए थे। इसीलिए यहाँ पे बता दिया गया एक लाइन में, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। क्लियर? देख लीजिए यहाँ पे हम लोग क्या देखें, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526। क्या हुआ था? तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। फिर हम लोग देख लेंगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? अकबर ने हेमू को हराया था। फिर हम लोग देख लेंगे पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। ठीक है, क्या हम लोग देख लिए? संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ 1939 में, 1945 में, 1942 में और 1948 में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छे से जान लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोग क्या देख लेंगे, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। ठीक है, क्लियर? देखिए स्थापना कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, वर्तमान में कितने देश इसमें? वर्तमान में कितने देश हैं? तो वर्तमान में शामिल देशों की संख्या, वर्तमान में शामिल देश कितने हैं? 193। और यहाँ से हम लोग जान जाएंगे 193वां देश कौन सा है? आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क हो गया संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। ठीक है, अब देख लेंगे हम लोग कार्यकारिणी भाषा देख लेंगे। कार्यकारिणी भाषा देख लेंगे, तो किस भाषा में वहाँ कार्य होता है तो देख लेंगे हम लोग। एक तो अंग्रेजी हो गया आपका और एक फ्रेंच हो गया। ठीक है, क्लियर? अंग्रेजी हो गया, दूसरा क्या हो गया? फ्रेंच हो गया। ठीक है, और अन्य भाषा में देख लेंगे हम लोग। अन्य भाषा में देख लेंगे, अन्य भाषा क्या क्या देख लेंगे हम लोग? अंग्रेजी फ्रेंच देख लिए, उसके बाद हम लोग देख लेंगे चीनी, रशियन, फिर हम लोग देख लेंगे स्पेनिश, और क्या देख लेंगे? अरबी। इस तरह हम लोग कितना, संयुक्त राष्ट्र कितना भाषा देख लिए? 6 भाषा देख लिए, जिसमें से हम लोग देखें 2। देखिए यहाँ 2 देख लिए और यहाँ 4, हुआ कितना? 6।
तो भाषा हम लोग कितना देखे 6, ठीक है। कार्यकारिणी भाषा मतलब कार्य करने वाली भाषा कौन सी हो गई, अंग्रेजी और फ्रेंच। फिर हम लोग अन्य भाषा में भी देख लिए चीनी, रशियन, स्पेनिश और अरबी, ठीक है। इतना देखिए हम लोग क्या देख लिए, देखिए हम लोग क्या देखें, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में क्या देख लिए, स्थापना कब हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945। तो क्या हुआ 24 अक्टूबर 1945। वर्तमान में कितने देश इसमें शामिल हैं, तो वर्तमान में शामिल देशों की संख्या कितना है 93, और 93वां देश कौन सा हो गया हमारा, दक्षिणी सूडान, ठीक है। मुख्यालय हम लोग क्या देख लिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो गया न्यूयॉर्क। फिर देखिए कार्यकारिणी भाषा हम लोग देख लिए अंग्रेजी और फ्रेंच, और क्या देखिए अन्य भाषा हम लोग क्या क्या देख लिए, तो चीनी, रशियन, स्पेनिश और अरबी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ था 1945। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अब हम थोड़ा और जान लेंगे, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग भी देख लेते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग देख लेते हैं हम, देखिए देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, तो कितने अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, कितने अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है, 6 अंग है, ठीक है। और वे 6 अंग कौन कौन सा है उसको याद करते चलते हैं। तो देखिए महासभा, महासभा, ठीक है, महासभा। फिर हम लोग देख लेंगे सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, क्या देखिए महासभा, सुरक्षा परिषद। तीसरा देख लेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ठीक है। फिर चौथा हम लोग देखेंगे प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये हम लोग क्या देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कितना अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है 6। कौन कौन सा है, सुरक्षा परिषद, महासभा, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, प्रन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इतना आप लोग देख लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, 6 अंग। अब इससे और चीज जान लेंगे, देखिए इससे और चीज हम लोग क्या क्या जानेंगे, देखिए महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय, इन सब का मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका, इन सब का मुख्यालय हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, ठीक है। एक लाइन में समझिए न्यूयॉर्क, किसका किसका, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय एवं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ है, तो हेग, जिसको द हेग भी बोलते हैं, और वो कहाँ है, नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड। क्लियर हुआ सबको। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अगर छोड़ दे तो सबका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। हम लोग क्या क्या देख लिए, एक बार रिपीट कर लीजिए, क्या क्या हम लोग देखे अभी, महासभा, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग क्या क्या देखे, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जिसमें से हम लोग क्या देखें, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद और सचिवालय का मुख्यालय क्या हो गया आपका, न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग देख लेंगे हेग, नीदरलैंड, किसका मुख्यालय हो गया आपका, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो गया, हेग, नीदरलैंड। इतना क्लियर हुआ आपको। महासभा को हम लोग क्या देख लेंगे, महासभा को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए विश्व का लघु संसद, महासभा को क्या कहते हैं हम लोग देख लेंगे इसके बारे में, विश्व का लघु संसद के नाम से जानते हैं किसको, महासभा को, ठीक है। और सुरक्षा परिषद को किस नाम से जानते हैं, तो सुरक्षा परिषद को हम लोग देख लेंगे दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन। यहां से हम लोग क्या देखें, दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या देखें हम लोग, महासभा, तो महासभा को किस नाम से जानते हैं, तो महासभा को जानते हैं विश्व का लघु संसद। फिर हम लोग क्या देखें, सुरक्षा परिषद, और सुरक्षा परिषद को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ देख लेंगे वो गया है दुनिया का, इसको कहा गया दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है। क्या कहा गया है, दुनिया का पुलिसमैन। सुरक्षा परिषद को क्या बोला गया है, दुनिया का पुलिसमैन, ठीक है। अब देखिए इसको, जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, इसको देख लेते हैं एक बार। सुरक्षा जो परिषद है
इसमें कुल कितने सदस्य हैं? इसमें कुल 15 सदस्य, ठीक है। अब देख लेंगे इसमें से, देखिए अस्थाई सदस्य कितने हैं? अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 और स्थायी सदस्य कितने हो गए? स्थायी सदस्य कितने हो गए? स्थायी सदस्य हो गया 5, ठीक है। सुरक्षा परिषद में देख लेंगे कितने आपके सदस्य हो गए? 15, जिसमें से हम लोग क्या देखें? हम लोग देखें कि यहाँ पे अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 और स्थायी सदस्यों की संख्या 5। तो वे कौन कौन से 5 सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य है, उसका हम लोग नाम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लेंगे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है। कितने हो गए स्थायी सदस्य? हम लोग सुरक्षा परिषद में देख लिए कौन कौन से हैं? यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। फिर हम लोग क्या देखें? आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ये पांचों कौन सा हो गए आपके? ये 5 आपके क्या हो गए? स्थायी सदस्य। क्या हो गए? स्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्यों की संख्या हम लोग कितना देख लिए? 10। टोटल सुरक्षा परिषद में अगर पूछेगा कितने सदस्य हैं, तो टोटल सुरक्षा परिषद में हो जाएंगे 15 सदस्य, ठीक है। और 15 सदस्य हम लोग देख लिए, अस्थायी सदस्य 10 और स्थायी सदस्य 5। तो 5 कौन कौन सा देश है जो स्थायी सदस्य में शामिल है? तो यूएसए हो गया आपका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ठीक है। एशिया का देख लीजिए, एशिया में सिर्फ एक आपका चीन है, ठीक है। एशिया में चीन हो गया आपका, वो हम लोग क्या देख लिए? आपको यहाँ पे हम लोग देख लिए स्थायी सदस्य के देश, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजतरंगिणी में कलहन, राजतरंगिणी में कलहन जिस राज्य के शासित प्रदेश का वर्णन किया है वह है, ठीक है। तो देख लीजिए मगध, कौशल, राजगीर और कश्मीर। तो सबसे पहले हम राजतरंगिणी को देख लेते हैं, राजतरंगिणी है क्या। तो देखिए राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का बोल रहा है, तो ये तो कलहन के द्वारा लिखा गया था। आपके प्रश्न में क्या पता चल गया? कलहन ने। तो राजतरंगिणी को लिखा किसने था? कलहन। और राजतरंगिणी क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका अर्थ क्या हो जाता है? अर्थ इसका हम देख लेंगे, राजाओं, राजाओं की नदी, राजाओं की नदी, ठीक है। क्या हो गया? राजतरंगिणी को हम लोग देख लें, एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका अर्थ हो गया राजाओं की नदी, ठीक है। और राजतरंगिणी लिखा किसके द्वारा गया है? तो लिखा गया है कलहन के द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देख लेंगे इसमें राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? तो 8 सर्ग हैं, ठीक है। राजतरंगिणी में अगर पूछेगा सर्गों की संख्या कितनी है, तो 8 सर्ग हैं, ठीक है, जिसको तरंग भी माना जाता है, ठीक है। तरंग की संख्या दी गई है, 8 सर्ग जो है उसको तरंग की संख्या दी गई है। तो पूछेगा राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो राजतरंगिणी लिखी गई है कलहन के द्वारा। राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की नदी, और राजतरंगिणी क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें 8 सर्ग है, ठीक है। सर्ग को तरंग की भी संज्ञा दी गई है, ठीक है। और एक और चीज जान लेंगे कि जो राजतरंगिणी में किसका चर्चा किया गया है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? कश्मीर, देखिए कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कश्मीर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कश्मीर, ठीक है। क्लियर हुआ राजतरंगिणी के बारे में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमारा? गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? गर्म कुंड पूछ रहा है, गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? देखिए आरा, राजगीर, रांची, वैशाली, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजगीर। गर्म कुंड कहाँ है? राजगीर में है, ठीक है। आइए कुछ और कुंड देख लेते हैं गर्म कुंड के बारे में, क्योंकि कहाँ कहाँ कुंड है। बिहार में देख लेते हैं हम। देखिए बिहार में हम देख लेंगे सबसे पहले किसको? गर्म कुंड को, ठीक है। तो देखिए बिहार में गर्म कुंड देख लेंगे, कुंड, ठीक है। तो बिहार में अगर गर्म कुंड देखते हैं तो गर्म कुंड बिहार में कितने कितने जिले में है? तो देखिए 3 जिला हम लोग प्रमुख इसके बारे में देखेंगे। 3 जिला में क्या है? आपका गर्म कुंड है, ठीक है। पहला जिला हम देख लिए नालंदा, नालंदा, इसमें क्या हो जाएगा? राजगीर, आपका राजगीर, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेंगे गया में है, और तीसरा हम लोग क्या देख लेंगे? मुंगेर में है,
ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं, गर्म कुंड, बिहार में गर्म कुंड। तो पूछेगा बिहार में गर्म कुंड किस किस जिला में है, ठीक है, तो जिला आपका क्या हो जाएगा, नालंदा राजगीर में है। फिर हम लोग गया में देख लिए और फिर हम लोग क्या देख लिए, मुंगेर में देख लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रमुख जलकुंड को देख लेंगे, गर्म कुंड को देख लेंगे जो कि राजगीर में है, गया में है और मुंगेर में है। ठीक है, देखिए राजगीर में हम लोग क्या क्या देख लिए, देखिए राजगीर में हम लोग देखिए एक तो ब्रह्म कुंड, ठीक है, ब्रह्म कुंड, सप्तधारा कुंड, ठीक है, सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड, मखदूम कुंड, और क्या देख लिए हम लोग, नानक कुंड। ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। हम लोग अभी नालंदा में देख लिए। ठीक है, तो नालंदा में हम लोग क्या क्या देख लिए, ब्रह्म कुंड देख लिए, सप्तधारा कुंड देख लिए, सूर्य कुंड देख लिए, गोमुख कुंड देख लिए, मखदूम कुंड देख लिए और क्या देख लिए, नानक कुंड देख लिए। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं किस में, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ गया में। तो गया में हम लोग देख लेंगे एक अग्नि कुंड। ठीक है, गया में हम लोग कौन सा कुंड देख लिए, अग्नि कुंड। फिर हम लोग चलते हैं इधर मुंगेर की तरफ, तो मुंगेर में हम लोग कौन कौन सा कुंड देख लिए, देखिए रामेश्वरम कुंड, रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड, आपको क्रम में इस तरह याद करने के लिए सजा कर बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा देख लिए सीता कुंड, फिर देख लिए लक्ष्मण कुंड, लक्ष्मण कुंड, फिर हम लोग क्या देख लिए, ऋषि कुंड, ऋषि कुंड, फिर देख लिए हम लोग श्रृंगार ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड। ठीक है, श्रृंगार ऋषि कुंड, फिर हम लोग देख लिए जन्म कुंड, भीम बांध कुंड, भीम बांध कुंड। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे भरारी कुंड, भरारी कुंड। ठीक है, और एक हम लोग देख लेंगे यहीं से पंचतर कुंड। ये हम लोग क्या क्या देख लिए, मुंगेर का देख लिए। ठीक है, एक बार इसको रिपीट करा देते हैं आप लोग को। देखिए हम लोग क्या देखिए, बिहार में गर्म कुंड देख रहे हैं। तो बिहार में हम लोग देखिए 3 राज्यों में गर्म कुंड है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए नालंदा और राजगीर में है, फिर देख रहे हैं हम लोग गया में भी है और मुंगेर में भी है। ठीक है, इतना देखिए आप। अब देखिए हम लोग राजगीर का देखते हैं, राजगीर में कौन कौन सा गर्म कुंड है। तो राजगीर में हम लोग याद करेंगे ब्रह्म कुंड, ठीक है, ब्रह्म कुंड, सप्तधारा कुंड, ठीक है, क्या देखिए ब्रह्म कुंड, सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, नानक कुंड और क्या देखिए मखदूम कुंड। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर हम लोग क्या देखिए, गया में देखिए अग्नि कुंड। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे मुंगेर में। तो मुंगेर में देखिए राम सीता लक्ष्मण याद करिए, और फिर ऋषि जी भी रहते थे उस समय। ठीक है, जन्म होता था, लव कुश का जन्म भी हुआ था ऋषि जी की कुटिया में। ठीक है, फिर और भीम के बारे में आप जानते हैं, भीम को उससे रिलेट करके आप इसको याद कीजिए। तो राम जी से हम लोग क्या याद कर लिए, रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड। क्लियर, रामेश्वर कुंड, रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, इतना क्लियर हुआ। फिर हम लोग देख लेते हैं ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड। ठीक है, ऋषि कुंड दो देख लेंगे, एक तो ऋषि कुंड हो गया और एक हम लोग क्या देखिए श्रृंगार ऋषि कुंड। क्लियर हुआ सबको। फिर हम लोग देख लेंगे जन्म कुंड, फिर हम लोग देख लेंगे भीम बांध कुंड। ठीक है, फिर हम लोग देख लेंगे आपका भरारी कुंड और क्या देख लिए पंचतर कुंड। ठीक है, ये आपका जितना भी इसमें कराया गया है ये सब बिहार के गर्म कुंड है। ठीक है, आपको एक बार और रिपीट करा दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए ये आपके देख लेंगे बिहार में हम लोग देखिए नालंदा में। तो नालंदा में क्या देखे हम लोग, देखिए नालंदा में देखिए, नालंदा राजगीर में हम लोग देखिए ब्रह्म कुंड, सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड और नानक कुंड। ठीक है, फिर हम लोग गया में देखिए अग्नि कुंड। ठीक है, मुंगेर में क्या देखिए रामेश्वरम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, भरारी कुंड और पंचतर कुंड। ठीक है, इसी के साथ आपका आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।